शुरू। चलो भाई, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो? अरे समझ में आ रहा है? लग रहा है पढ़ रहे हो। क्वेश्चन देखो, पढ़ रहे हो मतलब क्वेश्चन बनने चाहिए। क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब बन रहा है, हाँ ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन याद रखना जरूरी है। आइसोमेरिज्म भूल तो नहीं गए हो ना? आइसोमेरिज्म का रिवीजन नहीं करेंगे आज, हम करेंगे जीओसी का रिवीजन 5 मिनट में। 5 मिनट दीजिए, देखिए जीओसी का रिवीजन शुरू करें। तो जीओसी 1 का रिवीजन करते हैं, ठीक है भाई। जीओसी 1 में शुरुआत रेजोनेंस से किए थे। कहाँ से किए थे? रेजोनेंस के कितने कंडीशन? 6 कंडीशन। पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, पाई सिंगल पॉजिटिव या वैकेंट पी ऑर्बिटल, 3 हो गए। चौथा क्या था? पाई सिंगल फ्री, और चौथा था पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर या निगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए, अगल बगल। और छठा था निगेटिव चार्ज या लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल के पास। तो ये टोटल 6 कंडीशन थे रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस के बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, क्या देखा? वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना सिखाया कैसे। अच्छा, कैसे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करता पता ना? प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की तरफ जाएगा, अगर प्लस चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट आपको डिलोकलाइजेशन के लिए याद रखना है। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था आपको? हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, पहले ये बता दो, इक्वली और अनइक्वली में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है? इक्वली की। इक्वली की स्टेबिलिटी ज़्यादा, अनइक्वली का कम। इसको दिमाग में बैठा लो। फिर जो हमने आपको वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बात की थी, वह किसके लिए था? सेम उसी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था। तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करते थे? पाई। तो पाई, अब शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, पाई। पाई के बाद चार्ज। अच्छा, इतना बता दो, चार्ज बढ़ता तो स्टेबिलिटी कम होती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। पाई 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 चार्ज ऑक्टेट, ऑक्टेट के बाद मीना, मीना के बाद क्लोजर। अपोजिट चार्ज आर क्लोजर मोर स्टेबल, सेम चार्ज आर क्लोजर लेस स्टेबल। अब लास्ट में बताया था क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा कार्बन के द्वारा सराउंडेड है तो प्लस आई ज़्यादा लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और माइनस चार्ज है, अगर ज़्यादा कार्बन के द्वारा सराउंडेड है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। भूल गए? इधर देखो, या ये इधर मुझे याद है, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया, 2 कार्बन के द्वारा सराउंडेड है। सराउंडेड है कि नहीं? तो ये क्या लगाते हैं? प्लस आई लगाते हैं। प्लस आई लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो चार्ज कम होगा कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा कार्बन के द्वारा सराउंडेड, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और यही माइनस चार्ज हो जाएगा तो कम हो जाएगी। तो 6 रूल हो गए। रूल नंबर 7, रूल नंबर से फ्राइज रूल था, बेंजीनोइड फॉर्म और नॉन बेंजीनोइड फॉर्म। तो किसका ज़्यादा होता है? बेंजीनोइड का ज़्यादा होता है, नॉन इनकम्बिनेंट नॉन बेंजीनोइड। इसके बाद बताया था एक एक्सेप्शन था, रूल नंबर 8, एरोमेटिक बन जा रहा था तो पाई बॉन्ड कम था लेकिन स्टेबिलिटी क्या हो गई थी? ज़्यादा हो गई थी। तो इसको अलग से याद रखना। इसके बाद रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी भी इसी से मिलता जुलता यही चीज़ है, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ऐसे ही दिमाग में रखना है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसमें क्या देखते थे पहले? इक्वली और अनइक्वली। इक्वली की स्टेबिलिटी क्या होती थी? ज़्यादा, मतलब रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होती थी? ज़्यादा। उसके बाद क्या देखा था? एरोमेटिक, कोई एरोमेटिक है, कोई नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाले की क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तीसरे में क्या था? बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। और चौथा था एक्सटेंडेड रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस। तो किसकी ज़्यादा होती है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। रेजोनेंस एनर्जी खत्म। उसके बाद एम इफेक्ट पढ़ाया, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट बोलो। अच्छा, ऐसे दिमाग में रख लो, एम इफेक्ट होता है, एच इफेक्ट होता है, आई। तीनों के तीनों परमानेंट इफेक्ट हैं। तीनों के आर्थ और पैरा मुझे काम करते हैं। किसने बोला नहीं करते हैं? आर्थ और पैरा मुझे काम करते हैं, मेटा पर नहीं करते हैं। वो चेक कर रहा था। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या? इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट होता है, आई इफेक्ट में नहीं, पार्शियल ट्रांसफर होता है। लेकिन इन दोनों इफेक्ट में, एम इफेक्ट और एच इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बोले जाते हैं। आई बात समझ में? अब प्लस एम ग्रुप पहचानने आता है सबको? कैसे पहचानते हो? मिनिमम 1 लोन पेयर और रेजोनेंस होना चाहिए। वो लोन पेयर क्रिएट करना है ना, देखो ना ऐसे, यही है ना, इधर क्रिएट करेंगे तब लोन पेयर जनरेट हो जाएगा, रहेगा नहीं। हाँ, हम माइनस एम की बात करें तो माइनस एम कैसे पहचानते हो?
यक्स ट्रिपल डबल बॉन्ड वाई या यक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, बट इलेक्ट्रॉनिटी इसमें किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? वाई की, क्योंकि इधर खींचेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। आई बात समझ में? तो माइनस वाले क्या ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसमें लोन पेयर नहीं, यहाँ पर प्लस चार्ज होना चाहिए, तो माइनस एम ग्रुप है। और एक चीज़ और बताता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे मैंने साइनाइड ले लिया और नाइट्रो ग्रुप ले लिया, किसकी माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होगी? नाइट्रो ग्रुप की ज़्यादा होगी। समझ में आया ना? तो ये सब बातें याद रहेगा, आपको पहचान जाते हो। उसके बाद क्या बताया था? हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। क्या बताया था? हाइपर एच इफेक्ट। एच इफेक्ट में प्लस एच और माइनस एच। एच इफेक्ट लगता कहाँ पर है? 3 जगह, एल्कीन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, देखो प्लस एच है तो प्लस एच अगर है, अल्फा हाइड्रोजन है तो प्लस एच लगाओगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो प्लस एच नहीं लगेगा। दूसरी बात, माइनस एच एक ही जगह लगता है, CCl3 में। आई बात समझ? CCl3 माइनस एच लगता है। तो प्लस एच 3 जगह लगता था। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो, इन सब में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती थी? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या होता था? ज़्यादा होता था। अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो प्लस एच मत लगाना। आई बात समझ में? इसी हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने एक HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सिखाया था। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहला क्या काम है? आप क्या करना, जिसके पास पाई बॉन्ड ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा। बात समझ आई? पाई बॉन्ड ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा। लेकिन अगर पाई बॉन्ड सेम है तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। और ये बीच में एक एरोमेटिक वाला आया था स्टेबिलिटी, वो एक एक्सेप्शन है, बाकी सब रूल से करना है। देख लोगे? चले आगे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया। इंडक्टिव इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, वीक इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंड करता है। पास रहेगा तो ज़्यादा, दूर रहेगा तो कम। प्लस आई और माइनस आई 2 ग्रुप होते हैं। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। प्लस आई जो एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था ज़्यादा नहीं है, प्लस आई ग्रुप में कम ही है। नो कार्बोक्सिलेट, बोलो 321 CD3 CS3। इसको एज ए टेबल की तरह याद कर डालो। नो मतलब NH माइनस, O माइनस। कार्बोक्सिलेट क्या था? C डबल बॉन्ड O माइनस। इसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप था। उसके बाद CD3 था और CS3 था। इसके बाद आपका आया था माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। मैंने जनरली दिमाग में बैठाने लिए कहा था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। लेकिन मैंने अब बढ़िया से आपको एक ग्रुप याद करवाया था, वो याद रहेगा तो आपको देखिए बीच बीच में आता रहता है, आपको पहचानने में दिक्कत होती थी, प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं कि प्लस एम लगाऊं कि माइनस एम लगाऊं, है ना? तो वो माइनस आई आपको याद रखना है। माइनस आई क्या था? ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी का मतलब NO2, ना ओमपुरी, ठीक है। कौन मतलब साइनाइड। कौन? सुफियाना, सल्फोनिक एसिड या सुफियाना। डांस का कोई मतलब नहीं था। करता है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद सांस ले लेना। हाँ, उसके बाद क्या था? फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद क्या था? एस्टर तो सब पता है। एस्टर तो एक नाम था, बंदा था जो क्या पी के आया था? ईथर भी पी के आया था और अल्कोहल भी पी के आया। तो भाग जाओ, नहीं तो नहीं से मतलब क्या था? ना तो NH2 बेंजीन रिंग था, डबल बॉन्ड हजामत करेंगे। याद हो गया ना भाई? तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप क्या होता है? माइनस आई होता है। कहीं पर डबल बॉन्ड है तो क्या होता है? माइनस आई होता है। CH3 ग्रुप लगाए तो क्या होता है? प्लस आई होता है। ये सब बातें क्लियर है ना? अब आते हैं आगे। इसके बाद क्या पढ़ा है हमने, बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट में डोमिनेटिंग इफेक्ट MHI, लेकिन हैलोजन के लिए पहले क्या चेक करोगे? आई इफेक्ट। ये दिमाग में रख लेना। हैलोजन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आई से स्टार्टिंग। आई बात समझे? चलिए, उसके बाद क्या पढ़े थे? एसिडिक नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बेन आयन नहीं पढ़े थे?
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। भैया एनायन है, कार्बेनाइन का मतलब निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज ना, मैंने स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पढ़ा था। कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या बोलते हो? कार्बेनाइन। अदर के ऊपर है तो एनायन, मतलब एनायन में सब आ जाते हैं। तो मैंने कहा था रेजोनेंस चेक करोगे एनायन की स्टेबिलिटी के लिए कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे? पहले साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। क्लियर? सेम ग्रुप के लिए साइज, सेम पीरियड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। कि कहीं पर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, कहीं पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू। कहीं पर अगर कहीं पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, कहीं पर सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज है, तो किसकी स्टेबिलिटी, किस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? सल्फर की, क्योंकि सेम ग्रुप का हो गया ना, तो साइज से जाओगे। इसके बाद रेजोनेंस लगाना, रेजोनेंस डीलोकलाइज स्टेबिलिटी ज़्यादा, ये तो समझ में आ गया। और कार्बेनाइन है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो अच्छा बताओ, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले पेट्रोल की तरह काम करेंगे कि पानी की तरह? भैया माइनस चार्ज है, कि देखो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, कार्बन है माइनस चार्ज है, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया? प्लस एम ग्रुप डाल दिया। प्लस एम मतलब समझते हो? NO2 ग्रुप डाल दिया। इसके बाद लोन माइनस चार्ज होता है कि नहीं? माइनस एम का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अरे कुछ भी हो रहा है आज, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब प्लस एम ग्रुप क्या, जिसके पास क्या रहेगा? लोन पेयर। क्या रहेगा? लोन पेयर। अब लोन पेयर है तो बताओ डोनेट करेगा नहीं करेगा इसको? यहाँ पर ऑलरेडी माइनस चार्ज है ज़्यादा है, और माइनस चार्ज आ रहा है, तो सेम चार्ज के बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो प्लस वाले ग्रुप क्या करेंगे? ये किसकी तरह काम करेंगे? पेट्रोल की तरह काम करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। इसके बाद क्या था? माइनस वाले ग्रुप विड्राविंग होंगे, खींचेंगे तो यहाँ से माइनस चार्ज कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो माइनस वाले ग्रुप क्या होंगे? पानी की तरह काम करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ये बातें दिमाग में होनी चाहिए, बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लियर? बाकी इसमें कराया था, क्वेश्चन देख लेना। चले अब आगे। कार्बेनाइन के बाद मैंने पढ़ाया एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़ाया? एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, उसको अभी लास्ट में अलग से डिस्कस करूंगा। एक्सेप्शन है वो। क्या है? एक्सेप्शन। रूल से नहीं जा रहा है वो, एक्सेप्शन है, उसको अभी लास्ट में देखेंगे। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको अलग से याद रखना है। केवल वहीं पर काम नहीं कर रहा है, बाकी सब जगह काम करता है। अब ये क्वेश्चन के लिए सारे रूल को हम बिगाड़ नहीं सकते, बात समझ ना? तो जो एक उसको हम अलग से याद कर लेंगे, बात समझ में आएगी ना? और रूल तो रूल है क्वेश्चन में जो 20 था। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते थे? 3 रूल बताया था। कितने रूल बताया था? 3 रूल। पहला रूल क्या था? जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच है ये चेक करना आपको। जो हाइड्रोजन एटम निकलता है, एसिड का मतलब क्या? H+ का निकलना, जो H+ को डोनेट करता है। आई बात समझ? जो H+ को डोनेट करता है मतलब H+ निकल रहा है, तो H+ जितने आसानी से निकलेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे चलने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर ग्रुप के लिए क्या बताया था कि साइज बढ़ेगी। जिस एटम से हाइड्रोजन अटैच था उस एटम की अगर साइज बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जैसे HF, HCl, HBr और HI का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। H2O और H2S में किसका ज़्यादा होगा? H2S का ज़्यादा होगा सेम ग्रुप के लिए। वहीं मैं सेम पीरियड के लिए बात करूँ, सेम पीरियड के लिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। किसका चेक करोगे? जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। बात समझ में? जैसे मैंने CH4 ले लिया था, NH3 ले लिया था, H2O ले लिया था, HF ले लिया था, क्या ये सेम पीरियड के हैं? तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? F की। तो HF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। उसके बाद H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद CH4। क्लियर सबको? तो ये ऑर्डर आया था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। 2 रूल हो गया। अच्छा, इसी में मैंने 10 का दम बताया था। कितने का दम बताया था? 10 का दम को मैं आगे और मॉडिफाई करूंगा। पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, ये सब ऑप्शन में आ रहे होंगे आपको, है ना? पिक्रिक एसिड क्या होता है, स्क्वायरिक, ये सब आगे आएंगे, बस 2 दिन के लेक्चर के बाद आएगा।
मैंने कहा था 10 फंक्शनल ग्रुप को और मैं आगे मॉडिफाई करूँगा, तो पहले 10 तो याद कर लीजिए आप। 10 फंक्शनल ग्रुप में ये गया इसी रूल से ही बना है वो, लेकिन अगर दिमाग ना काम करे रूल तो कम से कम फंक्शनल ग्रुप को देख करके आपको एसिडिकेशन का आर्डर समझ में आ जाना चाहिए। कहीं पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले तो क्या लिखा था HX, HX के बाद क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड था स्ट्रॉन्ग। उसके बाद क्या था फिनॉल था, फिनॉल के बाद वाटर था, वाटर के बाद अल्कोहल था, अल्कोहल के बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला था एल्काइन था, एल्काइन के बाद अमोनिया था, अमोनिया के बाद डबल बॉन्ड वाला था, फिर सिंगल बॉन्ड एल्केन था। समझ में आ रहा है? ये आर्डर था कि नहीं था? ये आर्डर था। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो अगर फंक्शनल ग्रुप देख करके हो जा रहा है तो उसी से कर दो। जब सेम है तब के लिए जनरली हम आते हैं। तो जब हाइड्रोजन सेम एटम से जुड़ा हुआ और उसमें एसिडिकेशन पूछा है, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन सेम एटम से जुड़ा है उसमें एसिडिकेशन पूछा है, तो कैसे जाओगे? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कैसे क्या कर रहा था बताओ? क्या चेक करना आपको? हाइड्रोजन क्या चेक करना है? मतलब ऐसा कर लो, हाइड्रोजन निकालो, एनायन बनाओ, उस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब एनायन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है। एनायन की स्टेबिलिटी क्या करते हैं? प्लस वाले ग्रुप की माइनस वाले ग्रुप, माइनस वाले ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -h और -i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +h +i +h और +m। समझ में आ गई बातें? इसी रूल से आपको करना है, यही 3 रूल है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। जैसे क्वेश्चन था रेस में, क्या ऐसा क्वेश्चन था, देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक जगह COOH था, फिर ऐसे लिखा था COOH, फिर ऐसा था COOH था, COOH था, ऐसे था, और एक था COOH, एक था COOH। ये 3 थे। इसमें क्या बताना था? किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन था किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो क्या करना भाई, ये बताओ ये ग्रुप कौन से कहलाते हैं? CH2 बीच में है, CH2 बीच में, यहाँ एक CH2, यहाँ पे एक भी CH2 नहीं। CH2 का मतलब +I ग्रुप। अब आप बताओ आपको क्या करोगे? H+ निकालोगे, यहाँ माइनस, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे। अब एनायन की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाते हैं माइनस वाले बढ़ाते हैं? माइनस वाले। प्लस वाले कम करेंगे तो यहाँ पर 2 +I लगाए, देखो, अरे ये +I ग्रुप है, ये भी क्या है +I, इसमें कितना +I है? 1 +I। तो प्लस वाले ग्रुप एसिडिक को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो 1 +I 2 +I, इसमें कोई भी +I नहीं। तो किसकी एसिडिक सबसे ज़्यादा होगी? C वाले सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद A वाले की होगी, उसके बाद B वाले। बोलो समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। आई बात समझ में? तो सब क्वेश्चन है, जो डाउट आता है पूछिए। इसका बहुत कम लोग पूछते हैं। इसका मतलब या तो क्वेश्चन आप बना नहीं रहे हो या तो बन जा रहे हैं। आई बात समझ ना? तो क्वेश्चन बनाओ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रूल से ही जाता है, लेकिन आपका दिमाग हो सकता है ना काम कर रहा हो, सब रूल से ही गया है। वो बताने के बाद रूल, हाँ सर रूल तो है। आई बात समझ ना? पहले लगता है कि क्या पता है कैसे हुआ, तो उस पर लगिए। कोई दिक्कत आता है तो उसको गोला बनाइए, पूछिए। नहीं पूछेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आते हैं, टाटोमेरिज्म से क्वेश्चन आते हैं। बातें समझ आए ना? यही सब तो GOC1 है। चलें आगे। तो कहाँ थे भाई हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया? इसके बाद क्या सिखा रहे थे हम लोग? कुछ नहीं बताया। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद क्या पढ़ाया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या पढ़ाया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ाओगे? दई के कि लई के? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कब? देने वाला बढ़ाता है कि लेने वाला? भैया उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो देने वाला क्या करेगा? उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और देने वाले 3 नालायक हैं, कौन कौन? +M +H +I। कहने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाले ग्रुप डोनेटिंग और
माइनस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाले। एनायन का उल्टा है, एकदम दिमाग बैठा लेना, चार्ज को कम करना, बस इतना जान लो। आई बात समझ में? तो इसमें भी मैंने एक बताया था सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कार्बोकेटाइन था? सपना। हर कार्बोकेटाइन का एक ही सपना उसके पड़ोसी के पास हो, लोन पेयर अपना। तो पहचान जाते हो सपना? कल नहीं पहचान पा रहा था, कोई सपना का क्वेश्चन था, कोई तो पूछ रहा था, है ना? तो सपना का रेस में है क्वेश्चन, तो सपने से सॉल्व होगा, है ना? तो उसके बाद था, उसके बाद क्या है? डांसिंग रिजोनेंस बताया था। डांसिंग रिजोनेंस कैसे पहचानते हो? 3 मेंबर रिंग के बाहर वाले पे क्या हो? प्लस पॉजिटिव, तो डांसिंग रिजोनेंस हो गया। कहेंगे सर ये रियल में इसका डांसिंग रिजोनेंस है? भाई जो भी है बस नाम रख दिया गया है, याद रहना चाहिए डांसिंग रिजोनेंस क्या होता है, बस डांसिंग रिजोनेंस मान लो उसको। उसके बाद अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज आपका एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और उसके बाद कौन सा रूल? एवेंजर रूल लगा रहे थे, रिजोनेंस रहना चाहिए, प्लस क्या करेंगे? प्लस वाले ग्रुप क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। और एक चीज़ और सिखाया था कार्बोकेटाइन में, क्या सिखाया था भाई? रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने आता है। क्यों करोगे? क्या ज़रूरत है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करने? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। स्टेबिलिटी बढ़ती है तो होगा, नहीं बढ़ती है तो नहीं होगा, बराबर भी रहती है तो भी नहीं होगा। आई बात समझ ना? तो सबसे पहले क्या? रिंग एक्सपेंशन बताया था, उसके बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हो पता है? कैसे कराते हो? हाँ, मतलब जब 3 मेंबर से 4 मेंबर बदलना हो, 4 से 5 में बदलना, 5 से, चलो एक चीज़ था लेकिन चलो बाद में क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। डांसिंग रिजोनेंस का नहीं बदलते है ना क्योंकि डांसिंग रिजोनेंस खुद ही मोर स्टेबल कार्बो। 3 मेंबर रिंग है, पड़ोसी पर प्लस आ जाए तो उसको नहीं बदलना है, जानबूझ के नहीं बताया था। चलो उसके बाद तो मतलब 6 तक ही बदलना है। अगर 5 मेंबर रिंग के पड़ोसी के ऊपर क्या है? बाहर वाले रिंग के बाहर के ऊपर प्लस आ जाए तो उसको किस में बदल दोगे? 6 मेंबर रिंग बदल दोगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद मैंने आपको बताया था हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट। इन तीनों शिफ्टों में प्रायोरिटी किसको दोगे? हाइड्राइड को, फिर फिनाइल को, फिर एल्काइल। अच्छा मान लो सेम ग्रुप है, मान लो एल्काइल 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 ही हैं, तब उसमें क्या देखना? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। जो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसकी माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये चीज़ें आएंगी जब मैं बस 2-3 दिन में शुरू होने, 2 दिन में शुरू स्टार्ट हो जाएगा आपका GOC सेकेंड, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड, मतलब वहाँ से आपको रिएक्शन पढ़ना शुरू, तब आपको NCERT भी लाना है। आई बात सुना? NCERT के लेके आना, मैं बताते जाऊँगा ये चीज़ यहाँ पर है। अब NCERT ही पढ़ना बेसिकली, आई बात सुना, लेकिन अब अलग तरीके से बताता जाऊँगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इस चीज़ को बना के लाना। उसके बाद ये चीज़ हो गया था। उसके बाद हम बेसिक नेचर पढ़ रहे थे। तो बेसिक नेचर बेसिकली हम किसका पढ़ते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का। ज़्यादातर तो 90% क्वेश्चन, लेकिन हम पूरा देखेंगे, सबका देखेंगे। तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव भी देखना है, उसके बाद एवेंजर्स रूल लगाना है। क्लियर? ठीक है। इसी के ऊपर कल हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे, कुछ रह गया है, अब उसको हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, रिएजेंट सबको याद है ना? अब रिएजेंट बाद में, अब पहले इसको ख़त्म कर लेना, पता लगे यही नहीं ख़त्म होगा। बेसिक नेचर ऑफ एमीन। देखिए भाई, व्हिच ऑफ फॉलोइंग, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इधर है। बेसिक व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन नॉट पॉसिबल, और मैंने क्वेश्चन दिया है, बोलेगा इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, या पूछेगा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, तीनों में से कौन, किसकी बेसिसिटी सबसे कम है, किसकी कम है, ये पूछा है। तो क्या करना ये रिएक्शन, इसके क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है? तो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है। तो ये प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, बुला कर भागेगा तो नहीं है, नहीं भागेगा तो ठीक है, तो बॉन्ड बन जाएगा, अच्छा वाला है, धोखेबाज नहीं है। यहां पर क्या लग गया? H, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस H। आ रहा है समझ में? क्या बताओ, H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद भी क्या एरोमेटिसिटी मेंटेन है?
तो मेंटेन है भाई, तो आई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यहाँ पर बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है? दिख तो नहीं रहा लेकिन है, लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर इसका एरोमेटिसिटी का पार्ट है? नहीं, नहीं है, तो ऑलरेडी एरोमेटिक है। ये अगर इसको एक्सेप्ट कर लेगा H H H, कोई चार्ज आएगा प्लस चार्ज। क्या अभी भी ये रिंग एरोमेटिक है? तो ये भी पॉसिबल है, इस प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इसको देखो, इसमें लोन पेयर है कहीं? दिख रहा है ये रहा। क्या लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है? लोकलाइज है, डीलोकलाइज है? ये ऐसे ये लोकलाइज था, डीलोकलाइज था? ये भी डीलोकलाइज था, लेकिन ये प्योर क्या था? लोकलाइज था। लेकिन ये तो डीलोकलाइज तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है भैया, बहुत कम, किसी को देना ही जल्दी नहीं चाहेगा। तो अगर मान लो इनकेस मैंने सपोज कर लिया दे दिया, तो चलो दे दिया तो क्या हो जाएगा? बना लेते, दे दिया तो क्या हो जाएगा? ऐसे हाइड्रोजन लग जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। बोलो ये ऐसा बनेगा? क्या एरोमेटिक है ये? क्या नॉन एरोमेटिक है? क्या एंटी एरोमेटिक है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखो ना, क्या बन गया ये? एंटी एरोमेटिक। आप सबको पता है कि एंटी कितनी खतरनाक होती है, लीस्ट 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 स्टेबल। भाई बस इधर तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। तो मतलब ये दे नहीं पा रहा, इसका बेसिक नेचर सबसे कम। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आ गया समझ में? सबसे ज्यादा अगर मैं पूछ लेता बेसिक नेचर किसका है तो ए वाले का, क्योंकि ये लोन पे कैसा था? लोकलाइज था। आ गया समझ में? तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा? ए बी सी। क्लियर? एक कंपैरिजन बेसिक स्ट्रेंथ, चलो बताओ ये इन दोनों में बताओ, इन तीनों में बताओ, सब लोग बताओ। वही क्वेश्चन है क्या? उसी से मिलता जुलता है। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। भैया इसमें लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर यहां पर बना दिया। क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या एंटी एरोमेटिक है? एंटी है कि नहीं है? है। ये क्या है? ये देखो मैंने बाहर बनाया है, तो आप अंदर बना लोगे। क्या ये एरोमेटिक का पार्ट है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। बताओ कैसा है ये लोकलाइज्ड कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड है कि नहीं है? ये डीलोकलाइज्ड भैया, ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो डीलोकलाइज्ड है, ये तो किसी को देना ही नहीं चाहेगा। तो ऑर्डर बता दो जल्दी से अब। सी, हाँ, सी के बाद 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा 1 मिनट एक चीज बताना चाहता, ये क्या है? हाँ, अगर ये सुनो ना, 1 मिनट देखते हैं। अगर ये H प्लस आया इसके पास, H प्लस इसके पास आएगा, अगर H प्लस इसके पास आएगा तो होगा क्या? जरा चेक कर लेते हैं। यहां नाइट्रोजन लगा, हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। बोलो बताओ किसका ज़्यादा होगा? पहले ये कुछ लोग समझ में आ रहा होगा, सर देखिए यहाँ पर बन गया प्लस चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस आ गया, आया कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई। क्या यहाँ एरोमेटिक है ये? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे प्लस चार्ज के साथ होता था कि नहीं होता था? प्लस चार्ज के साथ तब होता जब प्लस चार्ज के बाद बैकेंड ऑर्बिटल होता था। क्या इस नाइट्रोजन पर बैकेंड ऑर्बिटल है? एक बॉन्ड बढ़ा करके प्लस चार्ज आया है, और जब एक बॉन्ड बढ़ा करके प्लस चार्ज आता है तो उसको बैकेंड ऑर्बिटल नहीं होता। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 नॉन प्लेनर है भैया, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक, तो क्या है? नॉन एरोमेटिक। आई बात समझ में? तो एक चीज़ ये बता दो, इस अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये एंटी एरोमेटिक है इस कंडीशन में है, तो क्या एंटी एरोमेटिक में रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। ये प्लस को बुलाएगा भैया हमको एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में ले चलो, क्योंकि लीस्ट स्टेबल है ना, तो ये प्लस को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो किसका बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा?
एक का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक अभी इस कंडीशन मौजूदा हालत में एंटी एरोमेटिक है, और आपको पता है एंटी एरोमेटिक क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए रहना नहीं चाहेगा, H प्लस को बुला करके इस फॉर्म में आना चाहेगा, जल्दी से आना चाहेगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए के बाद सी के बाद बी, यही ऑर्डर आएगा। इसमें स्टार लगा लेते अलग से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेगा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। आ गए सही टाइम पे आया हूँ, अभी तक रिविजन ही चल रहा था। बेसिक नेचर ऑफ एमीन, देखो भाई बेसिक नेचर ऑफ एमीन बताने जा रहा हूँ। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन तो जानते हो सब लोग। इसमें हम 2 केसेस बताएंगे। कितने केसेस बताएंगे, 2। चलिए देखिए, पहला है इन गैसियस स्टेट। क्या है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में मैंने लिखा देखो आर आर आर, कौन सा एमीन है ये, 3 डिग्री एमीन है। आर एन एच आर, कौन सा एमीन है, 2 डिग्री। 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, 1 डिग्री आता है सबको। क्या लिखेंगे, आर एन एच एच, क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री एमीन। और मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया, चलो ठीक है 1 डिग्री एमीन, तो किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, आप अपने रूल से बताइए किसका, क्या अभी तक जो पढ़ाया हूँ रूल से बताना। लोन पेयर देख ले, सभी लोन पेयर है, लोन पेयर पर लोन पेयर है ना, सभी में लोन पेयर कॉमन है, सभी में नाइट्रोजन कॉमन है सब। ये क्या है, आर ग्रुप क्या होता है, प्लस आई। 1 2 कितने प्लस आई हैं, 3 प्लस, 1 2 3 सॉरी 2 प्लस आई। यहाँ कितने प्लस आई, 1 प्लस आई। प्लस आई ग्रुप का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन ढकेलने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, ढकेलने वाला। तो ढकेलने वाला तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब प्रोटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बहुत से लोग प्रोटोनेशन नहीं समझ पाते, क्वेश्चन में आप लोगों को मिल रहा होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब लोन पेयर को H प्लस को देना है, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाना, मतलब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रो। लोन पेयर H प्लस को देगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या, कि हाइड्रोजन भिखारी इसके पास आया और इसने इसके साथ क्या कर लिया, ये बॉन्ड बना लिया, तो प्लस चार्ज किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का निकलना, H प्लस का जुड़ना मतलब क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन। छोटी सी बात है, क्वेश्चन में परेशान कर सकता है। प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस का जुड़ना, या लोन पेयर H प्लस एक्सेप्ट करता है, तो समझ में आ गया। प्रोटोनेशन मतलब H प्लस का जुड़ना, सिंपल भाषा में लिख सकते हो, एडिशन ऑफ H प्लस। तो कहाँ पर प्रोटोनेशन आसान होगा, कहाँ पर H प्लस आसानी से जुड़ेगा, कहाँ पर लोन पेयर आसानी से दे सकता है H प्लस को, इसमें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो बेसिक स्टैंड का ऑर्डर तो सबको पता है, इसमें बेसिक स्टैंड का ऑर्डर क्या आएगा, बेसिक नेचर क्या होगा, ऑर्डर बता दो जल्दी से। 3 2 1, कोई डाउट नहीं, क्लियर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ N CH3 N CH3 H N CH3 सॉरी H यहाँ, और हमने लिख दिया यहाँ पर CH3। H इसका मतलब क्या है, अमोनिया नहीं है, ये अमोनिया है क्या, NH3 मतलब अमोनिया नहीं दिख रहा पीछे। बेसिक नेचर यहाँ लिख दे रहा हूँ, NH3 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना भाई, ठीक है। तीनों जगह क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोजन क्या प्लस आई होता है, नहीं होता, किसी का बेसिक नेचर। तो इन तीनों में किसका बेसिक, चारों में किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, आई बात समझ में। एक चीज़ बताओ, इस यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, C2H5 लगा दूँ,
तो बेसिक नेचर और ज़्यादा हो जाएगा, प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। समझ में, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कहाँ पर, ये कहा गैसियस स्टेट, लेकिन अगर गैसियस स्टेट में ना हो तो किस स्टेट में हो, एक्वस स्टेट। किस में देगा, एक्वस स्टेट में। देखिए चलिए दूसरा, इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस स्टेट। चलो वाटर के अंदर डाल दिया गया, वाटर के अंदर डाल करके एक्वस मीडियम में आपसे पूछा जा रहा है कि मैं बेसिक, किसका बेसिक नेचर, आप एमीन की बात कर, एमीन समझते हो ना, यही ग्रुप है ना, यही 1 2 3 यही मीन है, बेसिक नेचर एमीन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्डर अलग है। क्यों होता है, जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आपको याद कर लेना है। देखो अगर R इज इक्वल टू CS3 है, R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू CS3 है, तो सबसे जानते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, 2 डिग्री का। किसका होगा, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। उसके बाद 1 डिग्री एमीन, हाँ। उसके बाद 3 डिग्री एमीन, और उसके बाद अमोनिया आपका आएगा NH3। क्या आएगा, NH3 अमोनिया। ये कब था, जब R इज इक्वल टू कितना था, CS3। आई बात समझ में। उसके बाद 3 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 2 डिग्री एमीन, उसके बाद 3 डिग्री एमीन, उसके बाद 1 डिग्री एमीन, उसके बाद अमोनिया। ये कब होगा, जब R इज नॉट इक्वल टू CS3। CS3 का मतलब अदर, CS3 के अलावा कोई हो, CS3 के अलावा मतलब C2H5 हो जाए, और बढ़ाते जाओ CH2 ग्रुप उसमें। बात समझ में आई, ये होगा। ये होता क्यों है, देखो 3 डिग्री एमीनो वाटर के अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होने में दिक्कत हो जाती है। प्रोटोनेशन होने में क्या होती है, दिक्कत। जब वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो H+ आता है ना, तो इसको लोन पेयर आसानी से मिल नहीं पाता। ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आर्डर आप याद कर लीजिए। एक्वस सोल्यूशन में हम आर्डर कैसे याद करेंगे, 2 1 3। ऐसे एक छोटा सा लाइन ये अगर याद रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा, छोटे भाई के साथ छोटा, बड़े भाई के साथ बड़ा। और ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि 2 डिग्री का बेसिक नेचर सबसे, वाटर के अंदर एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस मीडियम में 2 डिग्री एमीन का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, एक्वस मीडियम में। अच्छा एक चीज़ और आपके दिमाग में रहेगा, अगर सर ऐसे दे दिया, कुछ नहीं लिखा है, एक्वस मीडियम है कि गैसियस स्टेट है, तो हम क्या मान के चलेंगे, एक्वस मीडियम। क्या मान के चलेंगे, एक्वस मीडियम। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं जिक्र किया तो हम एक्वस मीडियम को ही मान के चलेंगे। और एक्वस मीडियम में 2 डिग्री, कोई भी ग्रुप 2 डिग्री एमीन का बेसिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा। जैसे मैंने एक लिखा CH3 NHCH3, क्या ये 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। फिर मैंने लिखा CH3 NHH, क्या ये 1 डिग्री है। इसके बाद लिखा CH3 और क्या लिख दिया है, CH3। बताओ कौन सा मीन है। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं, बेसिक नेचर पूछूं, बताओ किसका ज़्यादा होगा भाई, बताओ जल्दी। 2 डिग्री का सब, मैंने कहा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा था, क्या मान के चलोगे, इस एमीन को कहाँ पर, किस पानी वाटर के अंदर डाल के बातें कर रहा है, किस मीडियम में बात कर रहा है, एक्वस मीडियम में, गैसियस स्टेट में बात नहीं कर रहा है। अब बताओ किसका ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का ज़्यादा, क्योंकि आप पहले जानते हो 2 डिग्री का ज़्यादा होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, इस R की जगह कुछ भी हो जाए। आई बात समझ में। तो 2 डिग्री का ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। देर बातें समझ में आ रही इतनी, चलें आगे। अब आगे देख लीजिए नेक्स्ट,
अगर मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया C2H5 कर दिया, C2H5 एन C2H5 CH3 CH2 CH3 सब C2H5 है। चलो यहाँ H कर दे रहा हूँ। कौन सा डिग्री है बता दो? 2 डिग्री नहीं है, 2 R लगाए तो ये 2 डिग्री एमीन हुआ। 2 डिग्री के बाद क्या आएगा? 3 डिग्री आएगा। 1 डिग्री बोले तो C2H5 एंड C2H5 यहाँ पर C2H5 क्या बताओ, ये 3 डिग्री है। उसके बाद क्या आएगा? CH3 CH2 NH2। बोलो क्या ये 1 डिग्री है? NH3 अमोनिया। तो बताओ इन तीनों में किसका ज़्यादा, मतलब ये आर्डर सही है? बेसिक नहीं समझ पा रहे हो? क्या याद रखना है? 2 डिग्री एमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा आपस में, ठीक। उसके बाद 1 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, यही कंफ्यूज करता है। यही अभी तो याद है, बाद में भूल जाता है। ये बताओ CH3 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। उससे बड़ा क्या होता है? C2H5। उसमें और जोड़ दो और बड़ा, तो छोटा भाई कौन हुआ? CH3। छोटा भाई कौन हुआ? CH। अब ध्यान से देखो, ये तो कॉमन हो गया, इसमें कोई डिस्कस नहीं करना। R अगर CH3 रहेगा तो छोटा है कि नहीं है? छोटा है। CH3 रहेगा तो छोटे भाई के साथ छोटा, मैंने क्या बोला? छोटे भाई के साथ क्या आएगा? छोटा। तो 1 डिग्री छोटा नहीं होता, तो 2 डिग्री के बाद क्या आएगा? 1 डिग्री, क्योंकि छोटा था तो छोटा आया। अगर CH3 के अलावा और कोई होगा तो बड़ा ही होगा ना। वो बड़ा होगा तो क्या होगा? C2H5 होगा या और भी कोई ग्रुप होगा तो बड़ा रहेगा ही नहीं रहेगा। तो ये ग्रुप क्या होगा? बड़ा। तो बड़े भाई के साथ बड़ा, बड़े भाई के साथ बड़ा, तो बड़ा 3 डिग्री होता है कि 1 डिग्री होता है? 3। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही बस मन में बोल दिया, छोटे भाई के साथ छोटा, मतलब CH3 है तो 1 डिग्री, CH3 के अलावा और कोई है तो 3 डिग्री। 2 तो पहले ही आ चुका है। बातें समझ में आ गई? तो ये इसको आप ऐसे लिख लेना, छोटे भाई के साथ छोटा, बड़े भाई के साथ बड़ा, और इसका मतलब समझ लेना अच्छे से। तो ये कभी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। आई बात समझ में? कुछ ना बोला जाए तो बेसिक नेचर किस में बात करते हैं? एक्वस मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना? इन एक्वस मीडियम। तो ये हमने बेसिक नेचर आप किसका बता दिया? एमीन। गैसियस स्टेट में कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं। एक्सेप्शन कहाँ पर है? एक्वस मीडियम में। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। नोट कर डाल इसको अच्छे से, हेडिंग डाल करके बेसिक नेचर ऑफ एमीन। फटाफट नोट करो, रोक दो। बेंजीन रिंग से क्या लगा दो? NH2। क्या बन जाता है? एनिलीन। लिख लिया इधर सब लोग। अब इधर लिख लियो तो सुनो बस ध्यान से। देखिए सिप इफेक्ट का पूरा नाम क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब देखो भाई इसका मतलब क्या है? चालू हो गया क्या? हमने यहां पर एनिलीन लिख दिया भाई। क्या एनिलीन है? ये एनिलीन। मैंने यहां पर CH3 लगा दिया तो इसको बोलेंगे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। कैसा एनिलीन है? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। क्यों आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है? क्योंकि आर्थो पोजीशन पर क्या है? ग्रुप लगा। कोई और भी ग्रुप हो सकता है, कोई जरूरी नहीं CH3। ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अगर मैंने इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वाटर में पता है H+ और OH- होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? H+ को कौन बुलाएगा? लोन पेयर इसी के पास है, यही बेसिक नेचर है। तो H+ जाएगा वहां, तो जाएगा तो क्या करेगा? नाइट्रोजन था, इसके साथ पहले कितने हाइड्रोजन लगे थे? 2। एक भिखारी और आया तो इसको दया आ गई तो अपना इलेक्ट्रॉन से वो दे दिया तो इसका प्लस चार्ज, इसकी गरीबी तो दूर, बाण बन गया।
और बॉन्ड बन गया, किसके ऊपर आ गया, प्लस चार्ज। और यहाँ पर CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर बल्कीनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर बल्कीनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बल्कीनेस बढ़ रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कीनेस बढ़ रहा है। क्यों बल्कीनेस बढ़ रहा है, क्योंकि H प्लस आगे जुड़ गया, भीड़ बढ़ गई। पहले CH2 था, CH3, पहले यहाँ पर NH2 था, अब क्या हो गया, NH3 हो गया, बल्कीनेस बढ़ा। बल्कीनेस बढ़ेगा तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन में ग्रुप लगा ही है, तो इनके बाद क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्या होगा इनके बीच, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन हो जाएगा तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर लिखना भूल गया, H प्लस अगर यहाँ पर HOH है, वाटर है HOH, H प्लस चला गया तो बचा गया यहाँ OH माइनस। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमको क्या मिलेगा, OH माइनस। आपको पता है जितना ज़्यादा OH माइनस मिलेगा या OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ता है, सबको यही पता है। वाटर में डाले ये OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो मतलब Kb भी बढ़ेगा, pK भी क्या होगा, कम होगा। सब चीज़ें पता है ना आपको। तो OH माइनस अब लेकिन रिपल्सन की वजह रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कम होगा, ज़्यादा होगा, कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, जिससे बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। बात समझ में आ गई। तो लाइन क्या है भैया, इनके बीच क्या बढ़ा, रिपल्सन बढ़ा, बल्कीनेस बढ़ा, रिपल्सन और रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ बैकवर्ड शिफ्ट तो OH माइनस तो कम हो जाएगा भाई, यही बन जाएगा। हमको तो OH माइनस चाहिए था बेसिक नेचर के लिए। तो पॉइंट क्या है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन क्या, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। दूसरा पॉइंट मतलब क्या समझ में आया, अगर आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लग जाए, चाहे वो प्लस ग्रुप हो चाहे वो माइनस ग्रुप, उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ नहीं देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं देखना। क्या आर्थो पोजीशन पर अगर कोई भी ग्रुप लगा तो इसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। इतना तो याद, ये तो याद रह सकता है। आर्थो से ये सब नहीं समझ में कोई बात नहीं, आर्थो पोजीशन, एनिलीन की आर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगेगा तो उसका बेसिक नेचर कम होता है। अगर बल्कि आर्थो पोजीशन में बल्कीनेस बढ़ता जाएगा तो बेसिक नेचर घटता जाएगा। बेंजोइक एसिड में क्या बताया था, बल्कीनेस बढ़ता था तो बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर बढ़ता था। यहाँ पर क्या होगा, हाँ, बल्कीनेस इंक्रीजेज ऑन आर्थो पोजीशन, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। यही दो बातें याद रखनी, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। अब देखिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, बताइए आप लोग। देखो हमने एग्जांपल लिया पहला, एक बात जान ले, केवल एनिलीन पर लगाना, हर जगह नहीं लगाना है। सर इफेक्ट कहाँ पर लगा था, केवल बेंजोइक एसिड पर, और ये भी कहाँ लगे, केवल एनिलीन पर। चलो भाई बताओ, इनका क्या बताओगे हमको, बेसिक नेचर क्या बताना है, बेसिक नेचर। बोलो क्या होगा भैया, कुछ नहीं सोचना, आर्थो ग्रुप पर लग गया CH3 ग्रुप ना, तो इसका बेसिक नेचर तो कम हो गया, सबसे कम हो गया। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, A का। उसके बाद A के बाद किसका नंबर आएगा। अब यहां पर ये कौन सा क्या कर रहा है, प्लस I, ये क्या कर रहा है, प्लस H।
अब मुझे इतना बता दो, क्या बता दो, यहाँ पर लोन पेयर है ना, तो प्लस वाले ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक नेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, तो ए के बाद सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो सी का। तो यहाँ लिखेंगे सी, उसके बाद सी के बाद अच्छा इसका कम हो जाएगा, सी के बाद आएगा आपका बी, बी के बाद क्या आएगा ए। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हमने लिखा यहां पर NH2 NO2 लिख दिया, NH2 NO2 क्या लिख दिया, NH2 और यहाँ पर लिख दिया NO2। आपको बेसिक नेचर बताना। चलो भाई बेसिक नेचर बताओ। पहले तो ये बताओ, कौन, कुछ नहीं देखना है, आर्थो पोजीशन में ग्रुप लगा तो बेसिक नेचर कम, तो सबसे कम किसका, ए का। ओके, अब उसके बाद बताओ ये क्या है, -I, ये क्या है -M, इतना तो आता है ना, -M -I। तो बताओ माइनस वाले ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक नेचर को कम करते हैं, कि खींचेंगे यहाँ पर प्लस आएगा तो लोन पेयर घटेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बी के बाद सी, सी के बाद ए का। ए का क्यों कम किया हो, SIP इफेक्ट, CP इफेक्ट के कारण। एक और बता दो, थोड़ा सा घुमा, चलो इसको यहाँ पर बताओ। देखो NH2 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 बताओ सबसे कम किसका होगा, सबसे कम डी का हो जाएगा। फ्लैश कैसे चलोगे अच्छा रन देख लो, बस चलने तो अभी बंद करना, नहीं तो गड़बड़ हो गया। देखो इधर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने क्या लिखा है, बल्कीनेस बढ़ेगा आर्थो पोजीशन पर तो बेसिक नेचर घटेगा। तो सबसे ज़्यादा बल्कीनेस कहाँ है, डी के। सबसे कम बल्कीनेस कहाँ है, ए। तो ऑर्डर क्या आएगा, ए सी डी। समझ में आ गया। ये आ गया आपका क्या, किसके लिए था, स्पेशली सीप इफेक्ट कहाँ पर अप्लीकेबल होता है, एनिलीन में। कहाँ होता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इनको हमने रूल किसने बता दिया, 3 से बता दिया। कितने से बता दिया, 3 से। आई बात समझ में। तो इसको भी फटाफट नोट कर लो। एक और बचा है, काम खत्म। इसके बाद बेसिक नेचर ऑफ एमिन का। हाँ देखिए, हमने बेस में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बता दिया। दूसरा क्या बताया था मैंने, किसका 2 नंबर बताया था ना भैया, तो क्या था 1 डिग्री 2 एमीन का। और तीसरा क्या बता दिया इसमें, सीप इफेक्ट बता दिया। और चौथा क्या बताया, जनरल बेसिस। जनरल बेसिस की हम बात करने जा रहे हैं, जनरल बेसिस की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से लिखिएगा। अब लिखना बंद करो। देखो जैसे आपको मैंने लिख दिया F माइनस O माइनस, F माइनस O माइनस, N माइनस, ये सब अगर है C माइनस, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, तो रूल से जाओगे। क्या रूल बताया हूँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बेसिक नेचर कम। ये तो जानती हो। ठीक है, इससे भी कर सकते। एक और कॉन्सेप्ट मैंने 10 का दम बताया था एसिड का। एसिड का 10 का दम, पहले नंबर में HX था, उसके बाद क्या था, बोलो, HX कार्बोक्सिलिक एसिड, RC≡OH। उसके बाद फिनॉल था, OH। उसके बाद वाटर था, HOH। उसके बाद क्या था भाई, एल्कोहल था, बोले तो ROH। उसके बाद CH≡CH, ये था।
उसके बाद क्या था, NH3 अमोनिया था, याद आ रहा है, अमोनिया। उसके बाद हाँ बोलो, डबल बॉन्ड बोले थे CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद R या सिंगल बॉन्ड वाला है, एल्केन था, यही था ना। ये एसिड का ऑर्डर है, मतलब ये एसिड है, किसका ऑर्डर है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये नहीं है, यही है। तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, HX है, HX है, मान लीजिए ये HI है, क्या है HI, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा HOH, क्या बनाएगा भाई, या एक्वा सोल्यूशन ले लिए तो एक्वा सोल्यूशन में टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनाएगा बताओ, H प्लस प्लस I माइनस। तो इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का ये क्या है, H प्लस के अलावा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। जानते हो सब लोग। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। अगर ये वीक होता तो ये स्ट्रॉन्ग। इतना कॉन्सेप्ट पता है ना सबको, एसिड का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग। अब मैं क्या करूं, कॉन्जुगेट बनता है कैसे, H प्लस को निकाल करके तो कॉन्जुगेट बनता है। मैंने सबसे H प्लस निकालना है, H प्लस निकालो, एसिड का ऑर्डर समझ में, H प्लस निकाल दो, सब में से H प्लस निकाल दो, माइनस H प्लस, क्या आएगा जल्दी बताओ, X माइनस, अब X की जगह क्या हो सकता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, हो सकता है ना। अब यहाँ पर जरा H प्लस, यही तो H प्लस निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन तो यही है, अरे अम्लीय हाइड्रोजन है कि नहीं है, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन, O माइनस है कि नहीं, क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड आयन। ये सब आएगा। आगे बोलो, यहाँ से H निकालो, OH माइनस, आगे बताओ ये H निकालो, RO माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये H निकल गया। और बताओ NH2 माइनस, और बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस R माइनस। अब मुझे ये बता दो, अगर ये क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या होगा इसका वीक, वीक, वीक बेस होगा ये, या स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर इन सभी में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट बेस हो जाएगा। यहां पर ये क्या होगा, वीक, वीक क्या होगा ये एसिड, तो ये R माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब समझ में आया, ये जो चीज वीक था उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा, ये वीकेस्ट एसिड था तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस था तो ये वीकेस्ट। तो अगर आपसे बेसिक ऑर्डर पूछे, बेसिक ऑर्डर पूछे तो कैसे ऑर्डर बताओगे, ये लो भाई, ये भी कभी कभी काम आ जाता है, क्या करके H प्लस को निकाल करके एसिड का ऑर्डर अगर जानते हो तो सब H प्लस निकाल दो, क्या बन जाएगा बेस का ऑर्डर, उसका उल्टा कर दोगे तो बेस का ऑर्डर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे और भी एग्जाम्पल, ये समझ में आया सबको, इस 10 का एसिड का ऑर्डर याद है, H प्लस निकाल दो, उल्टा कर दो, किसका ऑर्डर आ जाएगा, बेस का ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, R, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है, R माइनस। समझ में आया। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, याद हो, चलो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको मैंने बताया था क्या, CH4 लिए थे, याद आ रहा है। उसके बाद क्या लिए थे, NH3 था, H2O था, और क्या था, HF था। ये कौन सा एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा जल्दी बताओ, एसिडिक ऑर्डर HF भैया, जिससे हाइड्रोजन लगा है, सेम ग्रुप का है कि सेम पीरियड का है, सेम पीरियड का है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा तो यही होता है। अब मैं क्या करूँ, इसमें से एक एक ऐसे हटा दूँ, तो ये हटाऊँगा तो क्या बनेगा, CH3 माइनस, क्या बनेगा NH2 माइनस,
ये क्या बनेगा OH माइनस, ये क्या बनेगा F माइनस। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है बताओ। ये वीकेस्ट क्या था, एसिड था, तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, बेस। समझ में आ गया कि नहीं आया, कर सकते हो ऐसे, क्लियर सबको। तो ये भी आप जानते रहिएगा, लास्ट पॉइंट था। आप बेस के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से आपके, ठीक है, नोट कर डालिए इसको भी। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ध्यान दीजिएगा बर्च रीजन क्या होता है। देखो सब लोग, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, क्या काम है इसका। ये क्या एल्काइन है, ये एल्काइन को अगर ट्रांस एल्कीन बनाना, सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्काइन को कौन सा एल्कीन बनाना है, ट्रांस एल्कीन बनाना, तो किसका यूज करेंगे, बर्च रीजन का यूज करेंगे। बोले तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड C, भैया रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको, एक दो एक हाइड्रोजन देना है, यही तो रिडक्शन होता है। कहीं पर हाइड्रोजन जुड़े तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। जो करे वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कर कौन रहा है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। तो हम पढ़ के आ रहे हैं अभी तक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, एक H लग गया, एक H इधर, एक है R इधर, तो क्या C से कि ट्रांस है, ये ट्रांस क्या बन गया आपका, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। तो अगर एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाना तो किसका यूज करेंगे, बर्च रिएजेंट। बर्च रिएजेंट क्या होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। एल्काइन से, एल्काइन का अगर सिस एल्कीन बनाना है, एल्काइन का अगर सिस एल्कीन बनाना तो क्या यूज करते थे, H2PDBSO4, क्या नाम था इसका, रोजेनमुंड, मुंड मुंड रोजेनमुंड। इसका एक और काम था, क्या काम था, एसिड हैलाइड को क्या बनाता था, एल्डिहाइड। ठीक है ना भाई, लिख लियो, लिख लियो तो एक बार चलो फटाफट बोलो मेरे साथ, तैयार हो जाओ और मन से बोलो। शुरू करें, अरे पहले बोल लो, लिख लेना। चलो, फेफड़े का यूज करो, बताओ भाई, फेफड़े दिमाग सब कुछ, मुंह यूज करोगे ना तो सब जगह ऑक्सीजन पहुंचेगा। चलो इधर, रेड फास्फोरस HI याद है, क्या नारा है, जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है एल्केन बनाना। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ना भाई प्यार से बोलते हैं, क्या तीन को एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनाता था, अल्कोहल बनाता था। मुंड मुंड अभी हो ही गया, रोजेन मुंड। उसके बाद क्या था, H3PO2 याद है, H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या बनाना है, बेंजीन बनाना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो BDC अब BDC लिख के थोड़ी ना आएगा। बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन बनाओ N2Cl, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ना केवल BDC रट लियो। तो क्या बनाता है, बेंजीन। और उसके बाद क्या बताया था, लाहा याद है, सारे फंक्शनल ग्रुप बोले आहा, कौन नहीं बोले आहा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप में क्या, अच्छा लाहा मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, अल्कोहल OH बनेगा। नाइट्रोजन है फंक्शनल ग्रुप में NH2 बनेगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों हैं, NH2 ही बनेगा। से इसी से मिलते जुलते तीन फंक्शनल ग्रुप, एक तो लाहा हो गया, दूसरा H2 मेटल। H2 मेटल का सेम काम है, बस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करके एल्केन बना देता था, बाकी वही काम है। ऑक्सीजन है तो OH, नाइट्रोजन है तो NH2। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और बताया था ना, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये केवल एसिड हाइलाइट को रिड्यूस नहीं करता, बाकी सबको रिड्यूस कर देता है। तीन हो गया, एक तरीके से भी था। उसके बाद
है सोडा लाइम, लाइम सोडा लाइम क्या होता है, CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। हीट करते थे तो क्या होता था, बेंजोइक एसिड था, CO2 फुर बेंजीन बन जाता था। इसी तरीके से जिंक डस्ट बताया था, जिंक डस्ट फिनॉल से जिंक डस्ट यूज करेंगे तो ऑक्सीजन को लेकर के फुर हो जाता था, तो क्या बचता था, बेंजीन बचता था। और भी कोई है, स्टीफेंस रिएजेंट, हाँ स्टीफेन, हाँ एकदम दो टेप सेम है। स्टीफेंस रिएजेंट बोलो क्या होता है, AsCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है ना भैया। क्या करते हैं, साइनाइड, साइनाइड याद है, C∧N, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक एच इसको, इसको जो बनता था इमीन, क्या नाम था, इमीन, IMI, इमीन बना। इमीन का फिर हमने हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में, तो फिर क्या बना, 2 OH ग्रुप लग गया था, फिर वहाँ से वाटर निकल गया, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, एल्डिहाइड। तो साइनाइड का एल्डिहाइड बनाना क्या यूज करोगे, स्टीफेंस रिएजेंट बोले तो AsCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसी से मिलता जुलता एक और था जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो था एशियन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एक और था H2PD। ये क्या काम करता था, नाइट्रो ग्रुप को, NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कंप्लीट कन्वर्ट कर देता था, नाइट्रो NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप। ठीक है भाई, और भी है कोई, हो गया तो ठीक है, याद करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ रहे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।